अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू वर्ल्ड कप हंगामा। वर्ल्ड कप का आगाज बाकायदा तौर पर हो चुका। पहला टाकरा हुआ है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान और उम्मीद की जा रही थी कि जबरदस्त मैच होगा और बदले लिए जाएंगे। आज जिस तरह से हमने देखा कि लास्ट वर्ल्ड कप में ड्रॉ हुआ मैच, सुपर ओवर तक बात गई, वो भी ड्रॉ हुआ। फिर बाउंड्रीज के ऊपर हमने देखा कि इंग्लैंड को जीत दे दी गई। बदला तो आज लिया गया है न्यूजीलैंड की जानिब से, मगर इस कदर वन साइडेड मैच की उम्मीद नहीं की जा रही थी जो कि हुआ है। 9 विकेटों से न्यूजीलैंड ने ये मैच, पहला मैच वर्ल्ड कप का जो ओपन था, पहला मैच वो अपने नाम किया है। 282 रन का सिर्फ हदफ दे सका इंग्लैंड और जवाब में हमने देखा सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर क्या जबरदस्त बल्लेबाजी हमें आज देखने को मिली है। कॉनवे की बात कर लें आप, खासतौर पर रचिन की बात कर रहे हैं कि रचिन जिनका नाम भी रखा गया है सचिन और राहुल द्रविड़ के नाम के ऊपर और उनके वालिद की जानिब से ये बात बताई गई, तो क्या जबरदस्त बल्लेबाजी उनकी जानिब से हमें देखने को मिली और प्लेयर ऑफ द मैच भी वही थे। तो हमारे पैनलिस्ट अब्दुल रऊफ साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ ही मौजूद हैं। पहला मैच जो उम्मीद की जा रही थी कि शायद एटलीस्ट मुकाबला तो देखने को मिलेगा, लेकिन वन साइडेड गया। जी बिल्कुल, जिस तरह है पूरी वर्ल्ड क्रिकेट ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि एक दोनों बड़ी टीमें हैं वर्ल्ड क्रिकेट की और बड़ा अच्छा एक मैच होगा इनके दरमियान में और काफ़ी कांटेदार या क्लोज मैच होगा, उस तरह का तो नहीं हुआ। मगर जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने क्रिकेट खेली है और स्पेशली पहले फील्डिंग में, बॉलिंग में आउट क्लास किया इंग्लैंड को और उसके बाद बैटिंग में, तो वो मेरा ख्याल है कि एक रिमार्केबल अचीवमेंट है और न्यूजीलैंड को आगे चलकर इस टूर्नामेंट में इस विक्ट्री से बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और दूसरी जानब जो इंग्लैंड की टीम है, इसमें कोई डाउट नहीं कि इस टूर्नामेंट की सबसे फेवरेट टीम, सबसे बेस्ट टीम और सबसे जो स्ट्रॉन्ग टीम है वो इंग्लैंड की टीम है। अप डाउन्स आते रहेंगे क्योंकि काफ़ी आगे मैचेस पड़े हुए हैं, मगर थोड़ा सा इसने इंग्लैंड को बैकफुट पर कर दिया क्योंकि आगे उसका ऑस्ट्रेलिया से भी मैच है, पाकिस्तान से या इंडिया से बड़ी टीमों से मैच है। तो ये जो एक बड़े मार्जिन से न्यूजीलैंड की फतह और इंग्लैंड की शिकस्त है, तो इसमें मेरा ख्याल है कि काफ़ी चीज़ें इंग्लैंड को दोबारा सोचनी पड़ेंगी, रीप्लान करना पड़ेगा और स्पेशली जो शफलिंग उनकी बैटिंग आर्डर में है। अभी तक वो मोइन अली का वो बैटिंग आर्डर जो है वो एडजस्ट करने में कामयाब नहीं, कभी उसको नंबर 5 पे, कभी 7 पे। मेरा ख्याल है कि अगर जिस तरह उसको पहले इन्होंने किया था वन डाउन पे ट्राई, या तो वन डाउन उनका नंबर 1 था या नंबर 7 पे उनको खिलाएं, तो इन बिटवीन मेरा ख्याल है कि जो उनके बैट्समैन अगर वो प्रॉपरली वहाँ पर आए तो ज़्यादा बेहतर होगा उनके लिए। प्रॉपरली वहां पर आए ज्यादा बेहतर होगा। मैच समरी पर अगर हम नजर डाल लें तो इंग्लैंड की तरफ से सिर्फ एक खिलाड़ी ऐसे थे जो कि 50 कर सके, यानी उन्होंने 77 स्कोर किया, जो रूट की मैं बात कर रहा हूं। साथ साथ जो बटलर की बात करें तो उन्होंने 43 रन बनाए। बेस्टो की बात करें 33 रन बना सके, जबकि न्यूजीलैंड की तरफ से जबरदस्त हमें बल्लेबाजी देखने को मिली। डेविन कॉनवे की जानिब से 152 रन बनाए उन्होंने 121 गेंदों पर, जबकि सिर्फ 96 गेंदों पर 123। ये दोनों नॉट आउट खिलाड़ी मैं आपको बता रहा हूं रचिन रविंद्रा की जानिब से। और अगर हम बॉलिंग पर नजर डालें तो मैट हेनरी की जानिब से 3 विकेटें ली गई, 48 रन दिए गए और ग्लेन फिलिप्स 2 विकेटें ली, 17 रन, 3 ओवर्स इन्होंने सिर्फ करवाए। और साथ ही साथ सेंटर की बात करें तो इन्होंने भी 2 विकेटें ली हैं, 10 ओवर्स इन्होंने पूरे कराए और 37 रन इन्होंने दिए। क्या लगता है इस मैच के अंदर अब कमाल हमें ज्यादा बॉलिंग का देखने को मिला न्यूजीलैंड की तरफ से कि जो इंग्लिश बल्लेबाज थे वो चल ही नहीं सके? देखिए मेरा ख्याल है कि अर्ली ऑन क्रेडिट तो उसको देना पड़ेगा जो न्यूजीलैंड ने बॉलिंग की है और स्पेशली जो उनके स्पिनर हैं, सेंटनर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। उसके बाद जो डिज़ास्टर था वो फिलिप्स से शुरू हुआ जब वो एक पार्ट टाइम बॉलर्स ने आकर 2 ऊपर नीचे विकेटें ली हैं, तो उसने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से दो चार किया। और स्पेशली जब अगर इंग्लैंड की आप देखें 188 फॉर 4 थे उस वक्त, बटलर जो उनके कैप्टन है वो खेल रहे थे 43 पे और साथ उनके जो रूट वो 50 रन पर खेल रहे थे और उस वक्त लग रहा था कि ये एक बड़ी पार्टनरशिप बिल्ड करने में कामयाब हो जाएंगे और इंग्लैंड 350 या इसके नज़दीक पहुंच जाएगा। मगर उसके बाद जिस तरीके से हेनरी ने वापस आकर बॉलिंग की और 2 विकेटें ली, उसने बिल्कुल उनकी जो बैकबोन थी इंग्लैंड की बैटिंग लाइन की वो तोड़ कर रख दी। और मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इनको बैटिंग में भी प्लान दोबारा करना पड़ेगा और उसको एग्जीक्यूट बेहतर तरीके से करना पड़ेगा क्योंकि आप इसको एक फ्लुएंस में नहीं जा सकते। यहाँ पर पार्टनरशिप जो है वनडे क्रिकेट में वो आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। अगर आपके 2 सेट बैट्समैन, आपका कैप्टन और जो आपके मेजर बैट्समैन हैं वो 50 रन पर खेल रहे हैं, तो आप उनकी मेरा ख्याल है कि ड्यूटी थी कि वो 50 ओवर पूरे खेलते और मैच को ज़्यादा से ज़्यादा वो एक बड़े टारगेट की तरफ लेकर जाते। मगर थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि ये इन रिस्पॉन्सिबल शॉट्स उन दोनों ने खेली और अपनी विकेटें गंवाई, इस वजह से वो बड़ा टारगेट नहीं कर सके। और इंडियन पिचेस पर
283 या 300 से कम रन मेरा ख्याल है कि वो अचीवेबल है। और स्पेशली जो न्यूजीलैंड की टीम जिस तरह बैटिंग है उनकी, कॉनवे है और जिस तरह रविंद्र है, उसके बाद विलियमसन उनके कैप्टन, आज तो नहीं खेले मगर फिलिप्स हैं, और बड़ी एक जिम नेशम है, मिचेल्स हैं, एक बड़ी बैटिंग लाइन है उनकी। उनके लिए 300 रन या इससे कम का टारगेट चेज करना बहुत आसान है। अच्छा, आपने जिक्र किया ग्लेन फिलिप्स का कि पार्ट टाइम बॉलर हैं, मगर पार्ट टाइम बॉलर आता है मैदान में वर्ल्ड कप के मैच में, और इंग्लिश टीम जिसको फेवरेट करार दिया जा रहा था, जाहिर है डिफेंडिंग चैंपियंस, तो वहां पर आके 2 विकेट ले जाना, क्या वजह है? स्पिनर्स को ज्यादा सपोर्ट कर रही हैं पिचेस? देखिए मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ये जो पिचेस हैं जो इंडिया में है, ये स्पेशली जो अर्ली ऑन आपकी पहली इनिंग होगी, जिस तरह आज न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है और पहले बॉलिंग का फैसला किया, और उनका फैसला ये कितना उनके हक में गया? बिल्कुल दुरुस्त फैसला था, क्योंकि अर्ली ऑन जो आपके 10 ओवर्स होते हैं उसमें सीम बॉलर्स को सपोर्ट करती हैं, और उसके साथ जो आपके स्पिनर्स होते हैं उनका भी थोड़ा सा बॉल उन पिचेस पर ग्रिप होता है। मगर अगर आप विकेटें अर्ली ऑन ना लें और आपकी पार्टनरशिप बिल्ट हो जाए, फिर ये बिल्कुल फ्लैट ट्रैक्स बन जाते हैं, जिस तरह आपने सेकंड इनिंग में देखा जो न्यूजीलैंड ने खेली। और उसके बाद जब बटलर और जो रूट सेट होकर खेल रहे थे तो लग रहा था 350 तक इंग्लैंड की टीम जाएगी। यानी आप कह रहे हैं कि वाकई हाई स्कोरिंग गेम हमें देखने को, जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया था प्री में, कि वार्म अप मैचेस भी हमने उठा के देखे, हमने बाबर आजम की गुफ्तगू भी सुनी, उन्होंने भी यही कहा था कि जी हमें हाई स्कोरिंग गेम्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी क्योंकि बैटर्स की फेवर में है ये पिचेस। आज के मैच में भी न्यूजीलैंड की तरफ से अगर जाहिर है ये उन्होंने कितनी आराम से, हमने देखा कि 82 बॉल्स अभी रिमेनिंग थी, 36 ओवर्स 2 गेंदों पर उन्होंने अपना हदफ जो है वो मुकम्मल कर लिया, 283 रन बनाए। यही पूरे ओवर्स होते तो 400 तो कहीं नहीं गया था। बिल्कुल एग्जैक्टली। और देखेंगे मेरा ख्याल है कि 2015 के बाद ये अभी 2023 में इतनी बड़ी पार्टनरशिप डेवलप हुई है, 273 रन की पार्टनरशिप सेकंड विकेट की इन दोनों के दरमियान हुई है, जडेजा इसका रविंद्रा की और जो है कॉनवे के दरमियान। इससे पहले 2015 में वो जो सैमुअल थे वेस्ट इंडीज़ की और क्रिस गेल ने 300 शायद कुछ रन की नेदरलैंड के खिलाफ, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने मेरा एक बड़ी पार्टनरशिप 260 रन की डेवलप की थी 2015 में। उसके बाद इन इंडियन पिचेस पर आज जो इनिंग खेली गई है वो मेरा ख्याल है कि एक एक्सेप्शनल इनिंग थी, और स्पेशली मेरा ख्याल है कि जो रविंद्रा ने इनिंग खेली है एक रिमार्केबल अचीवमेंट है, बिल्कुल अर्ली पार्ट है उनके कैरियर का, और एक बिगनिंग है एक नए सुपरस्टार की। 23 साल प्लेयर और उनका ये वर्ल्ड कप डेब्यू है, ओडीआई मैचेस कुछ खेले हैं, लेकिन वर्ल्ड कप जाहिर है देखें प्रेशर होता है, फिर आप डिफेंडिंग चैंपियंस के खिलाफ खेल रहे हैं, लेकिन 23 साल लड़का, उसने कहा कोई प्रेशर मेरे ऊपर नहीं है, और जबरदस्त इनिंग खेली, पहले ही मैच में, डेब्यू मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बना। लेकिन दूसरी तरफ जब इंग्लैंड के एक्सपीरियंस्ड बल्लेबाजों की बात करें, बाबा क्रिकेट, उनके बल्लेबाज वो उतने हमें कॉन्फिडेंट नजर नहीं आए जितना 23 साल लड़का हमें ये नजर आया कॉन्फिडेंट। देखिए कॉन्फिडेंट अर्ली ऑन थोड़ा सा ट्रबल था, थोड़ा सा जो बॉलर थे न्यूजीलैंड के उन्होंने उनको परेशान किया, मगर उसके बाद वो सेटल डाउन हो गए थे। देखिए 132 ओवर्स में 188 फॉर 4 थे, और आपके पास 18 ओवर्स पड़े थे, 6 विकेट्स इन हैंड थी, आपका कैप्टन और जो सबसे सेट बैट्समैन है वो दोनों 50 रन के नज़दीक खेल रहे थे। तो लग रहा था कि 350 एक आसान टारगेट होगा, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं था। मगर जिस तरीके की इन रिस्पॉन्सिबल शॉट्स वो दोनों ने खेली हैं और अपनी विकेटें गंवाई हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें इतना ज़्यादा स्पिनर्स को हेल्प आउट किया था, बल्कि उनकी जो शॉट्स थी वो बहुत गैर ज़रूरी थी, उस मौके पर वो शॉट्स बनती नहीं थी। दूसरी जानिब जो इन्होंने इनिंग खेली है वो आउटस्टैंडिंग थी, विकेट बिल्कुल फ्लैट हो चुकी थी, उसका पूरा उन्होंने फ़ायदा उठाया। और स्पेशली जिस तरह मार्कवुड 150 प्लस पे बॉलिंग कर रहे थे, और उनको जिस तरह पुल शॉट्स खेली हैं रविंद्रा ने, वो मेरा ख्याल है कि एक रिमार्केबल उनकी इनिंग थी, जो कि काफ़ी अरसे तक याद रखी जाएगी कि 150 प्लस एक बॉलर बॉलिंग कर रहा हो और आप उसको बिल्कुल अर्ली पार्ट ऑफ द कैरियर में, आप उसको वर्ल्ड कप के डेब्यू मैचेस में आप उसको पुल भी मार रहे हैं, उसको ड्राइव भी कर रहे हैं और बड़े कॉन्फिडेंस से खेल रहे हो, तो मेरा ख्याल है कि बड़े प्लेयर की बिगनिंग है, ये बड़े प्लेयर की बिगनिंग है। और विराट कोहली के बाद ही इज द सेकंड यंगेस्ट प्लेयर जिसने वर्ल्ड कप में आके इस तरह से सेंचुरी की है। अच्छा, आपने बात की है मार्क वुड की, तो मार्क वुड के जो आज के स्टैट्स हैं, जो फिगर्स हैं, उन पर नजर भी डाल लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखाई दिए। सिर्फ 5 ओवर्स उन्होंने करवाए और 11 की इकॉनमी, यानी 55 रन उनको पड़े हैं। तो ये जो इतनी फेंटी लगी है, इसकी वजह क्या आपको लगी? देखिए वो एक तो जो इंग्लैंड के कैप्टन थे बटलर, वो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये विकेट लेकर देंगे, क्योंकि अर्ली ऑन उनको विकेटें नहीं मिली, और जब मार्कवुड को लाया गया तो उनसे ये एक्सपेक्टेशन थी कि आप चाहे जितने भी रन्स दें मगर आप विकेटें लें। इसी वजह से उन्होंने शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग बहुत ज़्यादा की, और वो बॉलिंग की जो कि आइडियल लेग शॉट्स खेलने के लिए इन पिचेस पर थी।
तो उस पर दोनों सेट बैट्समैन जो कॉनवे थे और जो रविंद्रा थे उन्होंने बहुत उसका खूब फ़ायदा उठाया। मगर बेसिक चीज़ ये है कि उनको जो प्लान दिया गया था उनकी टीम ने, इंग्लैंड की टीम ने, वो उसके मुताबिक वो बॉलिंग कर रहे थे। ठीक है, उनको रन्स पड़ गए, मगर अगर किसी मैच में ये प्लान वर्क कर गया तो मार्क वुड बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित होंगे। मार्क वुड बहुत ज़्यादा डेंजरस उस सूरत में साबित हो सकते हैं। मैच में तो हमारी डिस्कशन जारी रहेगी, लेकिन आज की जो मैच ओपनिंग, जाहिर है ओपनिंग सेरेमनी उस तरह से तो नहीं है, लेकिन ओपनर था आज, पहला मैच था वर्ल्ड कप का। लेकिन स्टेडियम के अंदर महला टोटल जब मैच का आगाज हुआ है कोई 17 लोग गिने हुए थे, शायद किसी ने ट्विटर पे ट्वीट की हुई थी विद अ पिक्चर ऑफ द स्टेडियम, कि शायकीन वहां पे पहुंचे ही नहीं पहले मैच के लिए। आगाज में जाहिर है गर्मी होती है, दूसरी इनिंग में ज्यादा आते हैं, लेकिन दूसरी में भी इतने ज्यादा तादाद में नहीं आए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पहले मैच में, वर्ल्ड कप का पहला मैच है। जाहिर है इंडिया में फैंस तो बहुत हैं क्रिकेट के। जी, बहुत ज़्यादा फैंस और स्पेशली इंग्लैंड के बहुत ज़्यादा वहाँ पर कम्युनिटी है, न्यूजीलैंड की कम्युनिटी वहाँ पर इंडिया में मौजूद है। और बड़ी एक डिप्रेसिंग किस्म की सिचुएशन है कि इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है और मेगा इवेंट है, और उसमें तमाशाइयों की बिल्कुल अदम दिलचस्पी है। स्टेडियम बिल्कुल खाली हैं और मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा बेहतर मैनेजमेंट करनी चाहिए थी। जिस तरह बाकी चीज़ों में इंडियन गवर्नमेंट से या क्रिकेट बोर्ड से बेहतर मैनेजमेंट नहीं हुई, जिस तरह पाकिस्तान के वीज़े का इशू था बिल्कुल वार्म मैच से एक दिन पहले, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। ये तो शुरू से ही जब हमने देखा कि जब शेड्यूल जारी किया गया था, इनिशियल शेड्यूल, और उसके बाद फिर जब तक फाइनल शेड्यूल आया तब तक भी बहुत सारी तब्दीलियां उसमें भी की गई। अभी जो हमें पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखने को मिलेगा, जो कि पहले 15 को था इनिशियल शेड्यूल में भी, जो दूसरा शेड्यूल आया उसमें भी 15 को था, लेकिन बाद में उसको चेंज किया जाता है 2-3 हफ्ते के टाइम में भी। हाँ, उसकी वजह से पूरा शेड्यूल ही चेंज करना पड़ा, पूरा शेड्यूल चेंज करना पड़ा। ज़ाहिर है सारी गेम्स जो है उसमें डिस्टर्ब हो रही थी, तो मिसमैनेजमेंट काफी देखने में आई है। इतना बड़ा बोर्ड, दावे बड़े बड़े, इस पे बात करेंगे जी। उससे पहले एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू वर्ल्ड कप हंगामा। बात हो रही है आज वर्ल्ड कप का आगाज हुआ है, पहला मैच, और वो भी अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहा यह जा रहा था जी कि 1.25 लाख का क्राउड होगा ओपनिंग मैच के अंदर। हमारे साथ मौजूद हैं जी अब्दुल रऊफ साहब, साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है साबिक हेड कोच मोहसिन हसन खान साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर क्या वजह बनी, मैच पे तो हम बात करते हैं कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का जो मैच था, इंग्लैंड क्यों उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया, फेवरेट करार दिया जा रहा है। लेकिन उससे पहले जरा आ जाते हैं कि कितना, जितना कहा जाता है कि जी सोल होस्ट, इंडिपेंडेंट होस्ट, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्रिकेट के दीवाने हैं इंडिया के अंदर, तो उसके बावजूद हमें 1.25 लाख का स्टेडियम खाली क्यों नजर आया आज? जी मोहसिन साहब सुन सकते हैं आप? ठीक है, मोहसिन हसन खान साहब से हम राब्ता बहाल करते हैं। अब हम बात कर रहे थे मिसमैनेजमेंट के हवाले से। हमने शुरू में जिस तरह देखा कि एक तरफ शेड्यूल जारी किया जाता है, फिर कहा जाता है जी कि सिक्योरिटी रिस्क है, एक हमारा मजहबी त्यौहार है 15 को गुजरात के अंदर। तो ये आपने जब इनिशियल शेड्यूल तैयार किया, ये चीजें तब देखी जाती हैं, उस वक्त क्यों इस चीज का ख्याल नहीं आया? क्योंकि इतना बड़ा टाकरा होने जा रहा है, और इनिशियल शेड्यूल के बाद एक और रिवाइज्ड शेड्यूल भी आया था और उसके अंदर भी सेम रहा, फिर जाके दोबारा से एक फाइनल शेड्यूल आया जिसके लिए तब्दीलियां करनी पड़ी। देखिए, मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है और जो स्पेशली इंडियन गवर्नमेंट है उसकी हट दर्मी की वजह से ख़राब हुई हैं। क्योंकि जब एशिया का पाकिस्तान में अनाउंस हुआ तो इन्होंने रोड़े अटकाने शुरू कर दिए। इनका किसी भी तौर पर यही ख्याल था कि पाकिस्तान को फेल किया जाए और पाकिस्तान एशिया कप का इनेकाद ना कर सके। इन्होंने अपना जितनी भी इनकी वो तवज्जो थी और सारा फोकस इसी पर रखा कि पाकिस्तान से क्रिकेट को शिफ्ट कराया जाए, और इसमें काफ़ी हद तक ये कामयाब रहे। इन्होंने पाकिस्तान का टूर नहीं किया और श्रीलंका में जाकर ये मैचेस खेले, और पाकिस्तान प्राइमरी होस्ट था, हमें 4 मैचेस मिले, और सेकेंडरी होस्ट श्रीलंका था, उसको 8 मैचेस या 9 मैचेस मिले। बिल्कुल। तो उसके बाद ये अपने आप पे भी फोकस नहीं कर सके। उसके बाद पाकिस्तान ने भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट स्टैंड लिया कि हम वर्ल्ड कप पे नहीं आएंगे, फिर आईसीसी दरमियान में आया तो फिर पाकिस्तान उधर गया। उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान का ज़बरदस्ती मैच अहमदाबाद में रखा, जहाँ पर किसी सूरत भी पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए था। इनके पास बेशुमार ग्राउंड्स हैं, दूसरे वेन्यूज़ हैं, वहाँ पर पाकिस्तान का मैच होना चाहिए था। जो पॉलिटिकल सिनेरियो था या जो सिचुएशन थी, जो ये वहाँ पर हालात पैदा कर चुके थे। यहाँ से पाकिस्तान कहता रहा कि हमारे जो बैटर्स हैं
या हमारी जो टीम है इनको यहाँ पर अहमदाबाद स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नहीं लेके जाना चाहिए, वहां पे मैच नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी रिस्क है, ये बार बार हमारी तरफ से कहा गया, मगर उन्होंने डिनाई किया। फिर उनकी अपनी एजेंसीज की जानिब से ये बात कही गई, तो फिर कहीं जाके इंडियन बोर्ड को, इंडियन गवर्नमेंट को समझ आई कि हाँ जी 15 को मैच यहाँ पे नहीं हो सकता, लेकिन जिद पर अपनी फिर भी अड़े रहे और उसी स्टेडियम के अंदर एक दिन पहले मैच किया रखा है अब, जो कि जिसकी वजह से पूरा जो शेड्यूल था वो मुतासिर हुआ वर्ल्ड कप का। बिल्कुल। और फिर हट दर इनकी देखें कि बजाय के वेन्यू चेंज करने के इन्होंने डेट चेंज कर दी और वेन्यू वही रखा है अहमदाबाद का जो गुजरात का स्टेडियम था, उसी पे ये इन्होंने मैच खेला पाकिस्तान का रखा। तो मेरा ख्याल है कि ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सके, जो इनके इमोशंस थे पाकिस्तान के खिलाफ, उन्होंने इनका अपना टूर्नामेंट ही खराब कर दिया। जिस तरह ये एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पर 1,25,000 लोग आएंगे। ऐसे ही लग रहा है, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ऐसे ही लग रहा है कि पाकिस्तान के एशिया कप में रोड़े अटकाने के चक्कर में इंडिया ने अपना वर्ल्ड कप भी खराब कर लिया है। मोहसिन हसन खान साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। खान साहब क्या आपको लगता है, क्या वजह रही कि आज हमने पहला जो ओपनर था, जो पहला मैच था इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड था, लेकिन 1.25 लाख के स्टेडियम में हमें शुरू में सिर्फ 10-15 लोग नजर आए? देखिए अब ये तो इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है ना। अगर आज इंडिया का मैच हो रहा होता तो ये स्टेडियम पैक्ड होता, लेकिन ये स्लोली एंड ग्रेजुअली करेगा, ग्रो करेगा, और आई थिंक इसमें क्राउड आएगा, जो सारी दुनिया की टॉप की टीम्स इसमें हैं। तो आई थिंक पहला मैच मैं खुद एक्सपेक्ट कर रहा था कि काफी क्राउड होगा, लेकिन डिसअपॉइंटिंगली नहीं था। आई थिंक उसकी वजह यही नजर आती है कि अगर आज इंडिया खेल रहा होता, इवन पाकिस्तान अगर आज खेल रहा होता तो काफी क्राउड होता। तो आई थिंक दिस इज द रीजन, यही वजह लगती है मुझे। ठीक है, ये वजह आपको लगती है। साथ साथ हमने देखा कि ये तो एक मामला कि आज क्राउड की अदम दिलचस्पी थी पहले मैच में, क्योंकि आपने कहा कि इंडिया का या पाकिस्तान का मैच होता ज्यादा क्राउड होता। इसके अलावा जो हमें मिसमैनेजमेंट देखने को मिली है इंडिया की तरफ से कि पहली दफा अकेला होस्ट है इंडिया, तो फिर हमने देखा जो पाकिस्तान के वीजा जारी करने में जो दुश्वारी रही, जो मुश्किलात रही, पता नहीं क्या मुश्किलात रही। उसके बाद अभी तक जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं उनको भी वीजा नहीं मिले हैं। जो कैप्टन टॉक हुई वो हमने देखा, जो कप्तानों की गुफ्तगू हुई जर्नलिस्ट के साथ, वहां पे एक भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट नहीं था। तो ये एक सिर्फ इंडिया का टूर्नामेंट तो जाहिर है नहीं, ये एक वर्ल्ड का टूर्नामेंट है, आईसीसी का टूर्नामेंट। तो ये चीजें जो मिसमैनेजमेंट वाली हैं, ये क्यों भला देखने को मिल रही हैं? सॉरी, आखिर की 2 लाइन फिर रिपीट कीजिएगा, आवाज कट रही थी। जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपको क्या लगता है कि ये जिस तरीके से जो मिसमैनेजमेंट हमें देखने को मिल रही है बीसीसीआई की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि जाहिर है ये इंडिया का टूर्नामेंट तो है नहीं, ये वर्ल्ड का टूर्नामेंट है, ये आईसीसी का इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, तो उसके अंदर आप ऐसे करें कि आप वीजा जारी ना करें। शायकीन को तो बिल्कुल नहीं किया, लेकिन हमारे यहाँ पे सहाफियों को भी वीजा जारी नहीं हुए। जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, ये बात है। अब ये बात तो सारी देखिए डिप्लोमेटिक लेवल पे है, गवर्नमेंट लेवल पे है। आई थिंक गवर्नमेंट का कोई जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आपको इस बात का सही जवाब दे सकेगा। और मैं खुद इस बात पे हैरान हूँ कि कुछ हमारे जर्नलिस्ट को भी और कुछ लोगों को भी जो वीजा देने का वो हो रहे हैं, हेजिटेंट है, नहीं होना चाहिए। और इसलिए वर्ल्ड कप कराया है कि वेन्यू है, और खासतौर पे इंडिया, मतलब जहाँ तक चाहे पाकिस्तान में वर्ल्ड कप हो रहा हो या दुनिया में कहीं पे भी हो रहा हो, इंडिया में हो रहा हो कहीं पे भी, पाकिस्तान इंडिया का मैच ऐसा है कि जिसको दुनिया भर के लोग देखते हैं, सिर्फ पाकिस्तानी इंडियंस ही नहीं। तो ये खासतौर पर पाकिस्तानी इसको जर्नलिस्ट को भी और पब्लिक को जो वीजे की प्रॉब्लम है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका तो सही जवाब आपको डिप्लोमेटिक लेवल पर मिल सकता है। बिल्कुल सर, आज के मैच की बात करते हैं। एक अच्छा टाकरा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान। जाहिर है इंग्लैंड ने 3-1 से सीरीज में भी रिसेंटली हराई न्यूजीलैंड को। फॉर्म में भी अगर देखा जाए तो लास्ट 5 मैचेस में से 4 मैचेस इंग्लैंड ने जीते हुए हैं अपने, और फॉर्म ज्यादा बेहतर उनकी होनी चाहिए थी, मगर आज बिल्कुल वन साइडेडली न्यूजीलैंड ने गेम अपने नाम कर ली। क्या लगता है आपको, क्या खामियां रही आज की इंग्लैंड की टीम में? देखिए, मैं एक बात यहाँ कहता जाऊँ, जरूरी मेरी बात याद रखिएगा, और मैं होप इंशाल्लाह मैं कि सही बात प्रूव होऊंगा आखिर में। ये कंडीशंस जो हैं वो आपको कहीं ऐसी ड्रास्टिक चेंजेस नहीं मिलेंगी। क्लाइमेट की कंडीशंस कहीं ये नहीं कि ओवरकास्ट आया हुआ है और पीछे वो है, बहुत ज्यादा बॉल स्विंग हो रहा है अच्छी, और फिर उसके बाद परफेक्ट बैटिंग पिचेस मिलेंगी। अब 3 टीमें हैं यहाँ जो मैं फील करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। ये इतनी डेंजरस टीमें होंगी यहाँ पे, बिकॉज ये बिल्कुल प्रोफेशनल क्रिकेट खेलेगी। आप देखिए, जैसे आज न्यूजीलैंड ने टू स्टार्ट विद इंग्लैंड फेवरेट थी, लेकिन न्यूजीलैंड ने उनको आउट क्लास कर दिया, बिल्कुल आउट क्लास कर दिया।
बॉलिंग भी बड़ी अच्छी की, फील्डिंग अच्छी की, उसके बाद रन भी उन्होंने 1 विकेट के ऊपर सारे रन कर दिए। और इसे ऑस्ट्रेलिया और ये जो तीसरी टीम है आपकी इंग्लैंड की तीनों हो गई। और इवन तो सर ये लोग खेलेंगे प्रोफेशनल क्रिकेट और इनको बैटिंग विकेट मिली है, इनको पता है कंडीशन चेंज नहीं होगी। अगर एक टीम ने 300 350 भी कर दिया तो उसके ऊपर ये रन करने के वो पूरी अहलियत रखते हैं, बिकॉज प्रोफेशनलिज्म बहुत काउंट करता है। अच्छी टीम जब होती है अगर उनमें प्रोफेशनलिज्म भी आ जाता है, जो कि तीनों इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की टीम में है। आज इंग्लैंड के वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाई जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन उसको आप क्रेडिट दीजिए न्यूजीलैंड को, उन्होंने कितनी कमाल की क्रिकेट खेली है कि अच्छी बॉलिंग की और फील्डिंग। तो मैं समझता हूँ कि जो 3 टॉप की टीम्स हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इन सब में से बेहतरीन जो फील्डिंग साइड है वो न्यूजीलैंड की है। तो फील्डिंग सपोर्ट बड़ी जबरदस्त बॉलर को मिलती है। अब यही रन जो थे 260 समथिंग जो थे वो हो सकता है 350 रन होते अगर फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं होती। बॉलिंग उन्होंने बड़ी नपी तुली बॉलिंग की। बैटिंग पिचेस हैं, बैटिंग पिचेस पे हमें भी ख्याल रखना पड़ेगा कि यहाँ पे स्पीड काम नहीं आएगी, यहाँ पे समझदारी काम आएगी, जिसमें स्लो रन होता है, तेज बाउंसर होता है, स्लो बाउंसर होता है। आज देखिए जिस तरह उनका हेनरी बॉलिंग कर रहा था, उसने बाउंसर भी की, तेज बाउंसर भी, स्लो बाउंसर भी की, गुड लेंथ पे भी बॉल किया, यॉर्कर भी किया, फिर फील्डिंग सपोर्ट उसको जबरदस्त मिली। तो इन्होंने बड़ी मुश्किल से जाके इंग्लैंड ने 260 आई थिंक 2 या 264 किया, तो उसके बाद उन्होंने कितना कंफर्टेबली उसको कर दिया। तो इन तीन टीमों के लिए मैं अपनी टीम को सबसे पहले कहूंगा, पाकिस्तान को, कि हमारी टीम बहुत समझदारी से क्रिकेट खेलना पड़ेगी, बिकॉज कंडीशंस उनको पता है कि ये फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में कोई इतनी चेंज नहीं होने वाली, बिकॉज पाकिस्तान और जो इंडियन पिचेस हैं तकरीबन उनका नेचर एक जैसा बराबर है। अगर बैटिंग विकेट बनती है तो रत्ती भर फर्क पड़ता है सेकंड हाफ में, वो भी ना होने के बराबर, अनलेस कोई एकदम से बारिश आ जाए या कोई बात हो जाए, कंडीशन थोड़ी क्लाउडी हो जाए, ओवरकास्ट आ जाए, बॉल थोड़ा स्विंग करना शुरू हो जाए, अदरवाइज या फिर वो उसका जो फैक्टर होता है ड्यू फैक्टर, वो मुझे नहीं लगता कि अभी तक यहाँ हो पाएगा, जैसे कि इससे पहले टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा। अगर वो आया तो ड्यू फैक्टर डेफिनेटली मैटर करेगा। लेकिन मैं उसी बात पे आऊंगा कि ये आप इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को आप देखिएगा ये कितनी प्रोफेशनल क्रिकेट खेलेंगे। हालांकि न्यूजीलैंड ने तो आज उनका कैप्टन भी नहीं खेला है, इंग्लैंड ने अपना बेन स्टोक नहीं खेला है। उसके बाद देखिए क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो थी, चाहे वो फील्डिंग हो, बॉलिंग हो या बैटिंग हो, तो चाहे कैप्टनसी हो, हर शोबे में यकीनी तौर पर जबरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया है। एक तरह से अलार्मिंग है हमारी टीम के लिए। अच्छा, मोहसिन हसन खान साहब, आपने अब जिक्र किया है क्योंकि हमारी टीम का कि वो किसी को, उनको पता है वो किसी टीम को तो ये नहीं ले सकते कि हम अपनी होम कंडीशन में तो हम जीत जाएंगे। तो पाकिस्तान को खास तौर पर अपनी टीम को इस चीज का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। सर, जैसे आपने कहा कि हमें इस चीज का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, तो इस वक्त जो हमारी टीम है, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा, आप क्योंकि हेड कोच भी रहे हैं, तो इस टीम को आप कैसे देख रहे हैं, पाकिस्तान की टीम जो वर्ल्ड कप के मैदान में उतरी है? देखिए, मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूं कि मैं अपने पाकिस्तानी हूँ, टीम हमारी बहुत अच्छी है, प्लेयर्स हैं, पोटेंशियल है। अब खिलाया किस तरह जा रहा है, आपने फॉर एग्जाम्पल मैं फखर इमाम की आपको मिसाल दूं, उसको इन एंड आउट करके उससे कॉन्फिडेंस छीन लिया है। इसी तरह कुछ और प्लेयर्स भी हमारे, इमाद वसीम टीम में क्यों नहीं है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, इमाद वसीम टीम में क्यों नहीं है? हाँ, कोई जेन्युइन रीजन है नहीं है टीम में, चाहे वो इंजरी हो, चाहे वो डिसिप्लिन हो, फेयर इनफ, ठीक है, आप बिल्कुल डिसिप्लिन और इंजरी पे तो आदमी बाहर हो ही जाता है, लेकिन बताएं तो आप, इमाद वसीम बहुत यूजफुल क्रिकेटर है, खासतौर पर शॉर्टर वर्जन में, चाहे वो T20 हो या वनडे हो। तो लेकिन उसके अलावा देखा जाए तो टीम हमारे पास है। दूसरी बात, आप मुझे देख के बहुत अफसोस हो रहा था एशिया कप में कि क्या प्लानिंग से हम खेल रहे हैं कि नेपाल के खिलाफ भी सारे फास्ट बॉलर खेल रहे हैं, बांग्लादेश के खिलाफ भी खेल रहे हैं, इंडिया के खिलाफ भी खेल रहे हैं। आपने तो हमारे बॉलर्स को गिरा दिया पहले। ये इसका सारा कसूर जो है ये मैनेजमेंट की तरफ जाता है, कप्तान की तरफ जाता है कि भाई, और कप्तान अगर आपका लेट से अगर थोड़ा, मैं सुनता रहता हूँ कि एग्रेसिव नहीं है या वो नहीं है, तो आपकी मैनेजमेंट क्या कर रही है? वो किस लिए भेज रही है? जो पीसीबी उनको लाखों करोड़ों रुपए जो दे रहा है वो किस चीज से दे रहा है? कि अगर लड़के अपनी मेहनत से मैच जीत गए तो वेरी गुड, और अगर मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है कोचेस का और हेड कोच का खास तौर पर। और ये होता है, देखिए क्रिकेट जो है वो फिजिकली गेम तो है बहुत स्ट्रांग, लेकिन मेंटली बहुत स्ट्रांग गेम है। आपको लड़कों को मेंटली मजबूत करना पड़ेगा। लड़की मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि टीम
मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा, आपको याद है जब मैंने वही टीम ली थी जिसका बुरा असर हुआ था हार के, और टीम का डिसिप्लिन खत्म था, बदतमीजियां हो रही थी सारा, और फिर ग्राउंड परफॉर्मेंस जीरो था, उस टीम को मैंने किस तरह उठाया था, उनको उनसे बात करके, उनको समझा के, उनको चीजों को बता के, हर चीज क्लियर करके। तो ये हेड कोच का काम होता है कि लड़कों को मेंटली उठाए, मेंटली उनको तगड़ा करे, और आपको पता है दिमागी तौर पे अगर आप तगड़े हैं तो पूरा जिस्म आपका तगड़ा हो जाता है। और फिर गेम प्लान, वेरी इंपॉर्टेंटली गेम प्लान, इसी मेरी टीम को, इसी हमारी टीम को आप अच्छा मेंटली टफ करें और अच्छा गेम प्लान दें, तो ये टीम आप देखिए कितने अच्छे रिजल्ट देगी। अगर ये चीज नहीं होगी तो आई एम सॉरी टू से कि आप किसी भी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, आप मैच नहीं जीत पाएंगे। किसी भी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, अगर मेंटली स्ट्रांग नहीं है तो कोई भी मैच नहीं जीत पाएंगे। मोहसिन हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जो हमारी पाकिस्तान की टीम जिसने कल नेदरलैंड के खिलाफ भी मैदान में उतरना है, जाहिर है पहला मैच है, किसी सूरत भी हल्का नहीं लिया जा सकता, इजी नहीं लिया जा सकता। आज इस तरीके से न्यूजीलैंड अपना पहला मैच जीता है, पहली ही गेम में विन मिलती है तो जाहिर आपका मोराल हाई होता है। तो पाकिस्तान के लिए भी विन बहुत जरूरी है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आके अपना स्क्वाड जो है उसको डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड कप हंगामा में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान के मैच की बात कर लेते हैं जो कि कल नेदरलैंड के खिलाफ हमारी टीम मैदान में उतरेगी। जाहिर है 2 वार्म अप मैचेस हारे, एशिया कप के आखिरी 2 मैचेस अहम मैचेस हारे, और ये 4 मैचेस, जाहिर है आप कहेंगे बहुत से लोग कि भाई वार्म अप मैचेस को तो काउंट ना करें, लेकिन अ विन इज अ विन, अ गेम इज अ गेम। उनकी तरफ से भी नेशनल टीम मैदान में थी, हमारी तरफ से भी नेशनल टीम मैदान में थी, तो जीत जो है वो जीत होती है। तो बहरहाल इन सारी डिफीट्स के बाद हमारी टीम जो है कल नेदरलैंड्स के साथ के खिलाफ मैदान में उतरेगी। तो हमारी टीम इस वक्त रऊफ जो कॉम्बिनेशन है, जाहिर है बहुत सारी हमने देखा कि मिसहैप्स जैसे नसीम शाह की इंजरी, शोल्डर इंजरी, हमें इसके बाद ऐसा लगा कि शायद हमारे पास कोई बैकअप प्लान ही नहीं है। और फिर हमारे सिलेक्टर साहब आके कहते हैं जी कि हसन अली को हमने इंक्लूड कर लिया, और ऐसे बात कर रहे थे जैसे बड़ी मजबूरी में किया है। मतलब ऐसा तो तासुर आपको फिर भी नहीं देना चाहिए कि अगर आपने मजबूरी में भी किया, आप टीवी पे आगे तासुर दे रहे हैं कि जी सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि एक्सपीरियंस था इसलिए हसन अली को शामिल किया है। तो ये जो स्क्वाड है पाकिस्तान का जो कि वर्ल्ड कप खेलने के लिए, जाहिर है रिजर्व्स तो अभी नहीं है, वो तो कोई इंजर्ड होगा तो आएंगे, तो इस स्क्वाड को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए बेसिक चीज़ ये है कि आपने आज एक बड़ा जो टॉप टीम है उनका मैच देखा जिसमें विलियमसन भी नहीं खेले, और उसके बाद जो इंग्लैंड के बेन स्टोक्स है, जो उनके दोनों मेजर जो प्लेयर थे दोनों टीमों की तरफ से, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। उसके बावजूद आप जो न्यूजीलैंड की बैटिंग परफॉर्मेंस देख लें कि उन्होंने 1 विकेट से इंग्लैंड जैसी टॉप टीम के खिलाफ विक्ट्री ली। और दूसरी जानिब जो इंग्लिश टीम थी उसको थोड़ी किसी हद तक बेन स्टोक्स की कमी महसूस हुई है, मगर अगर आगे चलकर आप देखेंगे तो उनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि एक तो इनकी रोटेशन पॉलिसी बहुत अच्छी होती है, दूसरा इनके पास बैकअप प्लान होता है, तीसरा इन्होंने अपने वो जो बेंच की जो पावर होती है बहुत स्ट्रॉन्ग रखी होती है, और ये रोटेशन पॉलिसी से डरते नहीं है। ना इनके जो सीनियर प्लेयर हैं वो किसी नए प्लेयर के आने से, टैलेंटेड प्लेयर के आने से इनसिक्योर होते हैं, ना फिर इनका जो क्रिकेट बोर्ड होता है वो बार बार चेंज होता है, ना उसमें म्यूजिकल खेल का चेयर का खेल चलता है कि आज कोई चेयरमैन है, 3 महीने बाद दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। तो ये जो बेसिक ये चीज़ें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत पीछे लेकर जा रही हैं। एक तो सबसे जो बेसिक प्रॉब्लम हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है कि उसमें बार बार की तब्दीलियां, और पिछले कुछ अरसे से इतने चेयरमैन बदल चुके हैं, और जो भी चेयरमैन आता है वो अपनी सिलेक्शन कमेटी लाता है। ज्यादा ये लगता है कि हमारी जो मैनेजमेंट है वो शायद सही तरीके से बिल्कुल हैंडल नहीं करी। जैसे एशिया कप की कुछ चीजें अगर हम यहाँ पे बात करें, इंडिया के खिलाफ हमारा मैच होता है, कोलंबो के पिचेस को स्पिनर्स का पैराडाइज कहा जाता है, लेकिन हम जो है फहीम अशरफ के साथ गेम में जाते हैं, बजाय इसके कि हम उसमें एक एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ जाते हैं, हमने वहाँ पे फहीम अशरफ को ऐड किया। बिल्कुल एग्जैक्टली कि और जब आपको पता है कि आपने उसामा मीर को वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल करना, और वो आपके बेंच पर बाहर बैठा हुआ, आपने श्रीलंका में एशिया कप में वर्ल्ड कप से पहले उसको कोई मैच नहीं खिलाया, जबकि आपका जो रेगुलर स्पिनर शादाब खान है वो पिछले 1 या 2 साल से स्ट्रगल कर रहा है और वो आउट ऑफ फॉर्म है, आपने उसको नहीं खिलाया, जो साथ रखा हुआ उसको भी नहीं खिलाया। फिर आपका फास्ट बॉलिंग का मैं आपको एक बेसिक बताऊं कि देखिए आपने 3 फास्ट बॉलर रखे हुए हैं, शाहीन अफरीदी या नसीम शाह और उसके बाद हारिस रऊफ है, इन पे आपकी फास्ट बॉलिंग डिपेंड करती है। आप नेपाल के खिलाफ भी इनको खिला रहे हैं, आप अफगानिस्तान के खिलाफ भी इनको खिला रहे हैं, आप इंडिया के खिलाफ भी इनको खिला रहे हैं, और रेस्ट नहीं दे रहे। और फिर उसके बाद जो आपने स्क्वाड में 2 बॉलर रखे हुए हैं वहां पे बिठाए हुए हैं,
वसीम खान वहाँ पर बैठा हुआ है, मोहम्मद वसीम जूनियर जो है वो आपके स्क्वाड के साथ है। आप जो दूसरे बॉलर है, अगर कोई एक बॉलर इंजर्ड होता है, आप बॉलर मंगवा रहे हैं पाकिस्तान से मंगवा रहे हैं जमान को, और जमान को आप आखिरी जो मैच है एशिया कप का वो खिला देते हैं और आखिरी ओवर भी आप जमान के सर पे डाल देते हैं। लेकिन जब वर्ल्ड कप का अनाउंसमेंट होती है तो उसमें आप उसको रिजर्व में डाल देते हैं। उसमें रिजर्व में, ना सिर्फ रिजर्व में डालते हैं, और जो 2 साल से आपके फ्यूचर प्लान का हिस्सा नहीं है, पिछले 2-3 साल से वो स्ट्रगल कर रहा है हसन अली, वो जो व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेल रहा वो इतनी ज्यादा पाकिस्तान की जानिब से, आपके प्लान का हिस्सा नहीं है, आप फ्रॉम नो वे उसको लेकर पाकिस्तान की टीम में डाल देते हैं। और फिर आप लोगों को कहते हैं कि आप दुआ करें कि अल्लाह करे कि वो मेगा इवेंट में फॉर्म में आ जाए, दुआ करें शादाब खान फॉर्म में आ जाए, दुआ करें हसन अली फॉर्म में आ जाए, दुआ करें फखर जमान फॉर्म में आ जाए, दुआ करें, कह रहे हैं कि दुआ करें कि शादाब फॉर्म में आ जाएं। और ये बाबर आजम की जानिब से गुफ्तगू भी की गई। बाबर आजम ने कहा कि जी हर एक का अप एंड डाउन होता है, तो शादाब खान से मेरी बात भी हुई है, हमारी बात चल रही है, बेहतरी आएगी। लेकिन बेहतरी वही बात कि दुआओं से तो नहीं आएगी। वार्म अप मैचेस में शादाब खान से बॉलिंग नहीं कराई गई, लेकिन ये स्क्वाड का हिस्सा होंगे जो पहला मैच होगा, ये जो बाकी मैचेस होंगे। इसकी क्या वजह आपको लगी, क्या वजह थी कि एक्सपोज ना कहीं हो जाए शादाब खान की जो बॉलिंग है, मजीद एक्सपोज? क्योंकि एशिया कप में तो हमने देख ही लिया था जो सूरत हाल थी। मेरा ख्याल है कि अफसोसनाक है कि एक लंबे अरसे से आपका एक प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है, फिर आप उसको रेस्ट देने की बजाय उसको खिलाए चले जा रहे हैं। आपने यही कुछ हसन अली के साथ किया। देखिए, जब आपने किसी प्लेयर का कैरियर तबाह करना होता है तो आप उसकी, जब वो आउट ऑफ फॉर्म होता है तो उसके बावजूद आप उसको बार बार मौका देते हैं। मैं उस वक्त भी, पिछले साल मैंने बात की थी 2 साल पहले, कि हसन अली आउट ऑफ फॉर्म है, आप उसको लगातार सारे फॉर्मेट ट्राई करते जा रहे हैं। वो सिर्फ टेस्ट मैच फॉर्मेट में अच्छी बॉलिंग कर रहा था, आपने उसको वनडे और T20 फॉर्मेट में जबरदस्ती घुसाया है। उसके बाद फिर आपने उसको तीनों फॉर्मेट से आउट कर दिया। हालांकि उसने टेस्ट साउथ अफ्रीका के खिलाफ 10 विकेटें भी ली थी टेस्ट मैच में। यही वजह है कि हमने देखा लास्ट जो मैच था, हारिस रऊफ को 97 स्कोर पड़ा। 1 ओवर और अगर वो करा लेते, क्योंकि 9 ओवर उन्होंने कराए थे, 1 ओवर करा लेते तो 100+ स्कोर उनको पड़ जाना था। तो शायद ये कि रेस्ट ना देना प्लेयर्स को, शायद ये एक बहुत बड़ी वजह है। अच्छा, एक और मैं यहाँ पे नुक्ता उठाना चाहूंगा। फखर परफॉर्म नहीं किया उन्होंने एशिया कप के अंदर। आउट करते हैं आप स्क्वाड से, आप एक दूसरे प्लेयर को डालते हैं, फिर आप अचानक से कहते हैं उसको बुखार हो गया, फिर आप वापस फखर को ही डाल देते हैं। आपने इमर्जिंग में 100+ करने वाला उसी ग्राउंड के अंदर इंडिया के खिलाफ तैयब ताहिर को स्क्वाड में आप साथ लेकर गए थे, आपने उसको बेंच पे रखा, फखर को बाहर निकाल के फखर को वापस डाल दिया। तैयब ताहिर ने इतना अच्छा परफॉर्म किया था कि आपने उसको स्क्वाड में शामिल किया था, तो आप बैटर ही है ना, तो आप ले आते उसको। लेकिन आपने कहा जी वापस फखर ही खेलेगा। क्या कोई ये भी कोई चीज होती है टीम के अंदर कि कोई नए लड़के आ गए, उन्होंने अच्छा खेल दिया, तो इनका क्या बनेगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि यही चीज़ है, और कोई इनसिक्योरिटी है इनको, जो सीनियर प्लेयर्स हैं। इसी वजह से जो यंग प्लेयर आते हैं उनको ये चांस नहीं देते। जब तक आप यंग प्लेयर को चांस नहीं देंगे, जो हल्की टीम है, आपकी अफगानिस्तान की टीम ने आप कितने मैचेस यहाँ पर खेले, बांग्लादेश खेलने आई है, नेपाल से आपका मैच हुआ, हॉलैंड से मैच हुए हैं, आप अपने मौका दे सकते थे आप अब। अच्छा, मैं एक और आपको पता की बात बताऊं कि अभी एशियन ये जो गेम्स हैं उसके लिए पाकिस्तान की A टीम अनाउंस की गई है। उस A टीम में आसिफ अली को, खुशदिल शाह और इस तरह के इन्होंने प्लेयर उस टीम में डाले हुए हैं जिनका कोई काम नहीं है, और जो 4 साल पहले पाकिस्तान टीम से बैड परफॉर्मेंस पर डिस्कार्ड हुए हैं, उनको एशियन इमर्जिंग 11 में डाला हुआ, बजाय कि अंडर-19 बच्चों को। ये तो सारी सूरत हाल हमारे नाज़रीन के सामने है, टाइम की कमी है। लास्ट में अगर आपसे जानना चाहूँ कि आपको क्या लगता है हमें कौन से स्पिनर्स और कौन से फास्ट बॉलर्स के साथ कल मैदान में जाना चाहिए, कुछ नाम अगर आप हमें दें? देखिए, पाकिस्तान शाहीन अफरीदी, हसन अली और हारिस रऊफ, ये 3 आपके मेजर बॉलर हैं, इनके साथ जाएगा। और उसके बाद जो स्पिनर होंगे, मेरा ख्याल है कि उसामा मीर ने जो लास्ट मैच है उसमें बहुत बेहतर बॉलिंग की है, तो उसामा मीर, लग रहा है कि नवाज की जगह उसामा मीर को शायद चांस दिया जाए। नहीं, लेग स्पिनर को लेग स्पिनर से रिप्लेस करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जो आपके वाइस कैप्टन है उनकी जगह पर उसामा मीर को खेलना चाहिए, क्योंकि एट द मोमेंट जो फॉर्म है उसी को खिलाना चाहिए। और आइडियल सिचुएशन ये होगी कि हॉलैंड जैसी वीक टीम के खिलाफ उसामा मीर को डेब्यू करने दिया जाए वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट में, ताकि अगर उसकी बॉल सही जगह पर गिरती है तो वो बाद में आपके काम आए, ना कि आप उसी पुराने उसी चक्कर में, गन चक्कर में पड़े रहें कि शादाब खान को एक मैच और खिला लें, शायद वो फॉर्म वापस आ जाए उसकी, तो उसमें आपका जो रिसेंट इनफॉर्म स्पिनर है वो भी ज़ाया हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। अब देखते हैं कि सुबह जो टाकरा होता है, जिसमें ज़ाहिर है हमारी मुलाकात टॉस के वक्त ज़रूर होगी, डिस्कस करेंगे हम एक बार फिर से स्क्वाड को और देखते हैं कि कौन से प्लेयर्स के साथ प्लेइंग 11 हमारा क्या होता है। इंशाल्लाह सुबह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।